हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के अंदर जीएसटी फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक्चुअली उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी कम मार्क्स के आते हैं, 2-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ने जाओगे ना तो पढ़ने के लिए ये बहुत लंबा है। तो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट यू कि आप लोग जो मेन बुक है, जो मेरी टैक्स की बुक है जीएसटी वाली, उसमें से आप ये वाला चैप्टर पढ़ो। इसमें कुछ मेरे खास समझाने का है नहीं, पूरा का पूरा प्रोसीजरल पार्ट है कि देखो ऐसे इनवॉइस बनानी है, ऐसे क्रेडिट और डेबिट नोट्स होते हैं, ऐसे ई वे बिल होता है वगैरह वगैरह। और मैंने उन सबको बहुत क्रिस्प और शॉर्ट वे में समराइज करके आप लोगों के सामने यहाँ पर फास्ट ट्रैक नोट्स में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज मी, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटेड बाय पैशन। आई एम द को फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। तो मेरी इनकम टैक्स और जीएसटी की किताबें आ चुकी हैं फॉर नवंबर 23, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इनकम टैक्स और जीएसटी की बुक्स आ चुकी हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट से www.kumarnishant.com। I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy. This is my Instagram handle, CA Nishant Kumar. I teach maths to CA Foundation, tax to CA Intermediate, and this is my website जहां से आप मेरी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है नवंबर 2023 के लिए। यूट्यूब पर एकाग्रता सीए चैनल पर मैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन लाता हूँ रोज रात को 9 बजे। मई 2024 के लिए एकाग्रता सीए की ऐप पर मेरा बैच चल रहा है टैक्सेशन का, जिसमें रोज सुबह 10:15 बजे मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ और रोज दोपहर को 3 बजे 1.5 घंटे के लिए मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए आपको एकाग्रता प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, एकाग्रता ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और वहां पर अभी मिल रहा है आपको 40% का डिस्काउंट। दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक फ्रॉम द वेबसाइट, जो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो फुटर में, www.ekagrata.co.in। नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना 9754455663, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे और वहां पर आपको एक लेक्चर ट्रैकर, एक बेसिकली एक शेड्यूलर टाइप की भी गूगल शीट दिखाई देगी, जिसके सामने हर चैप्टर का जो लेक्चर का लिंक है वो आपके सामने मेंशन होगा। तो वो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, और वहीं पर टैक्स की बुक परचेज करने का लिंक भी दिया हुआ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप ये टैक्स की बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि टैक्स में बार बार क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। May 24 वालों के लिए वाले सेशंस नहीं है, तो प्लीज डोंट वॉच दैट। May 24 के लिए एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन लेकर आपको वही देखना चाहिए। आइए सर, शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स और ई वे बिल। लेट्स सी। तो इनवॉइसेस क्या होती हैं? इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि सेल ट्रांजैक्शंस में यूज होती हैं। वहां पर गुड्स और सर्विसेज जो आप बेचते हो उसकी डिटेल्स दी जाती हैं, इंक्लूडिंग प्राइसेस एंड टैक्सेस। Tax invoice is crucial in GST system, serving as a proof of payment for goods or services and enabling input tax credit claims. राइट, तो टैक्स इनवॉइस का क्या यूज होता है कि जब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करता हूं तो फिर एक तो पता चलता है कि हाँ मैंने गुड्स और सर्विसेज को बेचे हैं, और अगर मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, मैंने कुछ भी सामान खरीदा और मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, तो उसी टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर ही खरीदने पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया है मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। Registered persons must possess a tax invoice or debit note to claim ITC. Tax invoices are governed by Section 31 of the CGST Act. Invoices can be manual or electronic and there is no prescribed format. ठीक है, गुड्स के केस में देखो क्या होता है। तो registered suppliers of taxable goods must issue a tax invoice including details like description, quantity, value and taxes. The invoice should be issued before or at the time of goods removal or delivery. तो अगर गुड्स का मतलब ये हम लोगों ने इनवॉइसिंग वाले में पढ़ा था ना, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि दो तरीके से आप गुड्स के बारे में बात कर सकते हो। एक तो ये कि when the goods are required to be removed from the factory, और दूसरा ये when the goods are being made available. राइट, तो अगर गुड्स आर बीइंग रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री है तो रिमूवल के टाइम के पहले या रिमूवल के टाइम पर, और अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी के टाइम पे पहले या डिलीवरी के टाइम पर इनवॉइस आपको दे देनी चाहिए। तो आई हैव समराइज्ड दिस एंटायर थिंग इनटू वन लाइन कि द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स के रिमूवल या डिलीवरी। Specific rules apply for tax invoices for notified goods. Removal refers to sending or collecting goods. The term tax invoice includes revised invoices for earlier supplies. ठीक। Continuous supply of goods के केस में क्या होता है? Continuous supply refers to recurring goods provision, often through means like a wire or a pipeline. Invoices must be issued before or at the time of each statement or payment. ठीक है, तो या तो जब आपको सक्सेसिव स्टेटमेंट आ रहा है या तो आप तब इनवॉइस इशू कर दीजिए, या फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो तब आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। राइट, सो आई हैव कंसोलिडेटेड, कंसाइज्ड ईच एंड एवरी लाइन। देखो
इनवॉइस इन केस ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये भी हम लोगों को मालूम ही है। फॉर गुड सेंट ऑन अप्रूवल और अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, इनवॉइसेस मस्ट बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल। ठीक है, या तो सप्लाई के टाइम पर आप इनवॉइस को इशू करते हो या तो उससे पहले, नहीं तो रिमूवल से 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। सर्विसेज के केस में क्या होता है, suppliers of taxable services must issue a tax invoice within a prescribed time with descriptions, value, tax and other particulars. In cases where services cease before contract completion, the invoice should cover services provided until cessation. ठीक है, तो आपको सर्विस वाली सप्लाई में जो सर्विस के लिए आप इनवॉइस दे रहे हो उसमें सारी चीजें आपको मेंशन होनी चाहिए। और अगर आपकी सर्विसेज बीच में रोक दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया और बीच में सर्विसेज रोक दी गई, ठीक है, बीच में आपने कहा नहीं नहीं सर अब और मत पढ़ाओ और मत पढ़ाओ और मत पढ़ाओ, ठीक है, तो फिर मेरे को अपनी इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी उस टाइम तक जब तक मैंने आपको पढ़ाया कि भाई उसका पैसा तो दे दो। देखो, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, तो सर्विसेज के केस में टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज 30 डेज में आपको इनवॉइस रेज कर देनी चाहिए। सर्टेन प्रोवाइडर्स जैसे इंश्योरेंस बैंक्स हैव अ 45 डे लिमिट। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये आपको मिल जाती है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई रेफर्स टू रिकरिंग सर्विसेज फॉर ओवर 3 months। इनवॉइस इशुएंस डिपेंड्स ऑन पेमेंट ऑन ड्यू डेट, रिसीट ऑफ पेमेंट और इवेंट कंप्लीशन। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर ड्यू डेट एसेटेनेबल है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट तब तो विद ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, नहीं तो अगर पेमेंट आप कर रहे हो सक्सेसिव पेमेंट है तो सक्सेसिव पेमेंट या उससे पहले, या फिर अगर पेमेंट आपके इवेंट कंप्लीशन से लिंक्ड है कि इतना काम हो जाएगा तो आपको इतना पैसा देंगे, तो फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे वो इवेंट्स कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप इनवॉइस इशू करते जाओ। अब सुनो, इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं। इनवॉइसेस मस्ट इंक्लूड सप्लाई डिटेल्स, सीरियल नंबर, डेट, रेसिपिएंट डिटेल्स, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स रेट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड मोर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। अब नवंबर 2023 के लिए एक अमेंडमेंट जो आया है वो ये है, देखो कि इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई इज 50,000 रुपीज और मोर, ठीक है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और आप उसको 50,000 से ज्यादा का बिल बनाकर दे रहे हो तो आपको क्या क्या लिखना होगा, name and address of the recipient and the address of delivery along with the name of the state and its code, right? लेकिन अगर less than 50,000 है, अगर less than 50,000 है तो unregistered recipient may still request the aforesaid details to be recorded in the tax invoice। तो unregistered कहेगा कि यार ये वाली चीजें आप फिर भी दे दो मेरे को, भले ही 50,000 से कम की बिलिंग है लेकिन फिर भी आप ये सारी चीजें मेरे को दे दो। ठीक, आगे देखो, however where any taxable supply, तो ये जो बोल्ड में है ये आपका अमेंडमेंट है, देखो where any taxable service is supplied by or through an ECO or by a supplier of OIDR DAR services to a recipient who is unregistered। अगर ECO ने या OIDAR services ले रहा है unregistered recipient, irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the state, and the said address shall be deemed to be the address on the record of the recipient। ठीक है, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ईसीओ के थ्रू सर्विस ले रहा है या ओआईडीएआर वाली सर्विसेज ले रहा है, ये ओआईडीएआर आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, तो यहां पर फिर भी मतलब हर केस में चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, चाहे 50,000 से कम हो चाहे 50,000 से ज्यादा हो, इस इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। क्या क्या, name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the state and the said the name of the state and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार के आपके पेपर में। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ यू नो डिटेल्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी इस टाइप, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्यूआर कोड के बारे में। तो गवर्नमेंट कैन मैंडेट क्यूआर कोड ऑन टैक्स इनवॉइसेस। QR codes contain e-invoice information and can be dynamic और static। तो डायनामिक और स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक कोड जब एक ही कोड रहता है और उस पे आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, स्टैटिक है वो एक ही कोड है, उसको स्कैन करके आप वहीं पर जाओगे। क्राइटेरिया फॉर मैंडेटरी क्यूआर कोड्स फॉर सर्टेन B2C इनवॉइसेस, ये आपको दिए हुए हैं। एक्सेप्शन फॉर डिजिटल डिस्प्ले ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड्स टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अगर आप एक डिजिटल डिस्प्ले कर देते हो क्यूआर कोड का,
ठीक है। अगर आप एक डिजिटल डिस्प्ले कर देते हो तो आपको वो क्यूआर कोड बार बार इनवॉइसेस में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसका रेफरेंस नंबर जो भी जनरेट होता है वो आप डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एनकरेज करेगी, एक तो सप्लायर्स को फायदा हो गया कि बार बार इनवॉइसेस पर वो क्यूआर कोड डालने की जरूरत नहीं है, और उससे डिजिटल पेमेंट्स एनकरेज हो गए। डिजिटल पेमेंट्स क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली ब्लैक मनी को कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। तो देखो, exemptions from dynamic QR code for invoices issued to unregistered persons by specific suppliers। तो अगर कुछ specific suppliers unregistered persons को देते हैं तो उनको dynamic QR code की जरूरत नहीं होती है। exemptions कौन होते हैं? insurers, banks, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सिनेमाज एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्संस को, तो इनको अपने इनवॉइसेस पर क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंश्योरर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सिनेमाज एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको अपनी इनवॉइसेस पर, जो भी ये लोग इनवॉइसेस जनरेट करेंगे उन इनवॉइसेस पर इनको वो डायनामिक क्यूआर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। डायनामिक क्यूआर कोड नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट सप्लाईज ट्रीटेड एज B2B ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उसको B2B माना जा रहा है तो उस वाली इनवॉइस पर भी डायनामिक क्यूआर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो, कोटिंग ऑफ HSN या अकाउंटिंग कोड। तो द बोर्ड कैन स्पेसिफाई HSN कोड रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस, मतलब रिकमेंडेशंस फ्रॉम द GST काउंसिल कि आपको इनवॉइस में कितनी डिजिट्स तक HSN कोड मेंशन करना होगा। गाइडलाइंस फॉर मेंशनिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ HSN कोड बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर। तो ये एनुअल टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका इतना टर्नओवर है तो इतनी डिजिट्स मेंशन करनी है, इतना है तो इतनी डिजिट्स करनी है। एग्जेम्पशन फॉर लोअर टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स। तो ये आप लोग मेन बुक से देख सकते हो कि क्या क्या इसकी लिमिट्स थी। ठीक है, इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाईज। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या SEZ यूनिट्स को आप सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइस में क्या क्या होगा? तो इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट्स एंड SEZ सप्लाईज रिक्वायर स्पेसिफिक एंडोर्समेंट्स, डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेज एंड चेंजेस फॉर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स, यहां पर ये बताया जाता है। पैरामीटर्स या डिटेल्स टू बी कैप्चर्ड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। अब डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या आएगा? डायनेमिक क्यूआर कोड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स सप्लायर का GSTIN, UPI ID, पेज बैंक डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST ब्रेकडाउन। डायनेमिक क्यूआर कोड फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, अब आओ देखो यहाँ पर कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस है। कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस। आओ देखो, क्लैरिफिकेशंस एंड कंप्लायंस सिनेरियोस रिलेटेड टू डायनेमिक क्यूआर कोड्स क्या क्या है देखो। Cases include with or without dynamic QR codes, digital payments and cross referencing। क्या क्या है? सबसे पहले invoice with dynamic QR code। तो supplier issued invoices with dynamic QR codes are compliant। क्रॉस रेफरेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पेमेंट मोड्स। ठीक है, तो अगर आपने डायनेमिक क्यूआर कोड एक लगा रखा है तो फिर वो सही रहेगा, आपको वेरियस पेमेंट मोड्स की बस क्रॉस रेफरेंसिंग करनी होगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट विद नो डायनेमिक क्यूआर कोड। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया पेमेंट लेकिन क्यूआर कोड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स विद नो डायनेमिक क्यूआर कोड मस्ट क्रॉस रेफरेंस पेमेंट्स ऑन इनवॉइसेस। तो आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। प्रीपेड इनवॉइसेस डू नॉट रिक्वायर डायनेमिक क्यूआर कोड्स इफ पेमेंट आर क्रॉस रेफरेंस्ड। तो क्रॉस रेफरेंसिंग अगर हुई भी है तो प्रीपेड इनवॉइसेस पर डायनेमिक क्यूआर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। Compliance through e-commerce operators. Compliance applies individually to each supplier. Compliance achieved through e-commerce operators can exempt suppliers from dynamic QR code requirements. UIN holders के लिए क्या होता है? Invoices to persons with unique identity numbers are considered B2C and require dynamic QR code. So this point is important. कि अगर आपके पास UIN है, अगर आपके पास GSTIN नहीं है, आपके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, तो फिर उसको B2C माना जाएगा और फिर उसमें उस इनवॉइस में डायनेमिक QR कोड का होना अनिवार्य है। UPI ID एंड बैंक डिटेल्स। UPI ID सफाइसेस, मतलब UPI ID बहुत है, काफी है। सेपरेट बैंक डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन डायनेमिक QR कोड्स। Authorized payment collectors UPI IDs can replace the suppliers in the dynamic QR code। ठीक है, मतलब अगर ऑथराइज पेमेंट कलेक्टर कोई है, जैसे मैं सप्लायर हूं लेकिन मेरे बिहाफ पर पेमेंट कोई और कलेक्ट करेगा, तो somebody else who's collecting payment on my behalf is the authorized payment collector, तो उसकी UPI ID जा सकती है इंस्टेड ऑफ माइन, चलेगा। Export services to recipient outside India. So no dynamic QR code required for services to foreign recipients with payment in foreign currency. Retail sales with digital display. Unique order ID or sales reference number linked to invoices can replace invoice numbers in dynamic QR code. ये सब self-explanatory है। Part payment received. Dynamic QR code should specify the remaining amount payable after part payment, advance or adjustment received for a supply.
ठीक है। तो जितने भी हमारे पास बुक में केसेस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, उन सब केसेस का एक समरी यहां पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बेसिकली पूरे चैप्टर यहां पर समरी है, क्योंकि अगर आप लोग बुक में देखोगे, अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो इनवॉइसिंग वाला चैप्टर है ये कितने पेजेस तक जा रहा है, ये अगर इनवॉइसिंग वाला चैप्टर है, लेट मी सी, हाँ इनवॉइसिंग वाला चैप्टर ये आपका जा रहा है अच्छे खासे पेज नंबर तक, मैं यहां पर देखता हूं इनवॉइसिंग, ये 387 से 444 तक जा रहा है। ठीक है, पेज नंबर 387 से 444 तक जा रहा है। तो ये 57 पेजेस का चैप्टर है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है आपका, एंड आई हैव शॉर्टनड इट टू 13 पेजेस। तो अगर इतने सारे पेजेस हैं और उसको 13 पेजेस में करना है तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखना होगा, और ये मैंने आपको शॉर्ट में दिया जिससे एग्जाम से एक दिन पहले का आपका रिविजन क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्योंकि ये पीडीएफ नोट्स हैं तो आप इनको प्रिंट करके अगर आप इसमें कुछ अपना स्क्रिबल करना चाहते हो कि अपना कुछ अपनी तरफ से आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करना चाहते हो या कुछ भी है तो आप उसको भी कर सकते हो, राइट। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई रूल 46A देखो, तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज दोनों दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है जिसका नाम हो सकता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो उसको अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई वो एक साथ एक सिंगल डॉक्यूमेंट कर सकता है अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो टैक्सेबल और अनटैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब दोनों के दोनों इशू कर रहा है। अब देखो क्या अमेंडमेंट आया है, The invoice cum bill of supply should contain all the necessary particulars as specified in Rule 56 or 54 depending on the nature of the supply along with the requirements of Rule 49। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर होनी चाहिए। आओ देखो, manner of issuing of invoice। For good supplier, prepare invoices in triplicate। तो good supplier के लिए, goods के जो suppliers होते हैं triplicate में invoice बनती है। Original for recipient, duplicate for transporter and triplicate for supplier। For service suppliers, prepare invoices in duplicate, original for recipient, duplicate for suppliers। सीरियल नंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिटेड बाय फॉर्म GSTR1। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हर सप्लायर को जितनी भी वो आउटपुट सप्लाईज करता है उसकी डिटेल्स GSTR1 में उसको सबमिट करनी होती है टिल 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, टिल 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ये उसको सबमिट करनी होती है। तो अब देखो अब क्या हो गया, e-invoice requirements for specified registered persons based on turnover। तो अब ई इनवॉइसेस टर्नओवर के बेसिस पर किसको ई इनवॉइस करना है वो यहां पर दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर ई इनवॉइसिंग में पढ़ेंगे। इनवॉइसेस नॉट कंप्लाइंग विद ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर इनवैलिड। तो वो इनवॉइसेस जो कि ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस को इससे कंप्लाई नहीं करती हैं वो आपकी इनवैलिड मान ली जाती है। ई इनवॉइस एलिमिनेट्स द ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट वाली जो रिक्वायरमेंट, अगर आपकी ई इनवॉइस है तो फिर आपको मल्टीपल इनवॉइसेस जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आओ ई इनवॉइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। Taxpayers generate GST invoices, report them to invoice registration portal, receive unique invoice referencing numbers and include IRNs in e-invoices। ठीक है, तो आप पहले नॉर्मल अपनी GST इनवॉइस इशू जनरेट करोगे, फिर आप उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करोगे, रिपोर्ट करोगे, वहां से आपको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंसिंग नंबर मिलेगा और फिर आप ई इनवॉइस में उस IRN का मेंशन करोगे। Covers invoices, credit and debit notes, B2B supplies and exports। Benefits include auto reporting, standardization, faster payments, cost reduction, reduced tax evasion and prevention of fake invoices। ये सारे benefits हैं। Applicable to registered persons with turnover exceeding 10 crore rupees, B2B and exports। तो अगर आपका B2B transactions 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको e-invoicing करनी होगी। Exemptions for specific cases and entities like SEZ units and insurers। Not applicable to input service distributors। Differentiates e-invoicing for B2B and B2C supplies। Process includes generation, uploading to IRP, IRN assignment, digital signing and sharing। तो ये उसका प्रोसेस होता है, ये पूरा शॉर्ट में यहां पर आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। ई इनवॉइसिंग से किसको किसको एग्जेम्पशन है, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग अप्लाइज टू द एंटायर एंटिटी नॉट स्पेसिफिक सप्लाईज। तो पूरी एंटिटी को इसका एग्जेम्पशन है, स्पेसिफिक सप्लाईज के बारे में नहीं बात हो रही है। एंटिटीज लाइक बैंक्स, इंश्योरर्स, SEZ यूनिट्स एक्सेट्रा एग्जेम्प्टेड इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। तो ये जो बैंक्स हैं, इंश्योरर्स हैं, SEZ यूनिट्स हैं, तो ये ई इनवॉइसिंग की बात जो होती है ना कि ई इनवॉइसिंग से अगर हमें एग्जेम्पशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये वाला ट्रांजैक्शन किया तो एग्जेम्प्ट है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। तो पूरे बैंक्स को ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज को ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, SEZ यूनिट्स को ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन, राइट।
रिवाइज टैक्स इनवॉइस ऑन इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसमें यहां पर क्या मतलब आता है कि सपोज मेरी 40 लाख की लिमिट क्रॉस हुई किसी एक पर्टिकुलर दिन पर, मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आने में कुछ तो टाइम लगेगा। हम लोगों ने मतलब पिछले से पिछले वाले चैप्टर में पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रिवाइज किया था, ठीक है। तो अप्रूवल आने में कुछ 7 दिन का 30 दिन का टाइम लगेगा। तो उस दौरान तो जो भी मैं इनवॉइसेस जनरेट करूंगा वो कैसी इनवॉइसेस होंगी? क्या वो टैक्स इनवॉइसेस हो जाएंगी? नहीं। तो फिर जिस दिन आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू, जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन अलॉट हुआ, उस दिन से इस पीरियड में जितनी भी इनवॉइसेस मैंने दी, मेरे को इन इनवॉइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा। Revised invoices issued when registration is granted after initial transactions, allows for consolidated revised invoices for unregistered recipient and interstate supplies। तो अगर आपकी interstate supplies वगैरह या unregistered persons को आप दे रहे हो तो आप consolidated revised invoices भी issue कर सकते हो। Specifies particulars for revised tax invoice, differentiates revised invoices for tax demands and inadmissible ITC. Tax demands due to fraud or other circumstances require revised invoice with input tax credit not admissible। तो अगर आपकी जो भी डिमांड वगैरह आ रही है या फ्रॉड वगैरह के चक्कर में आपकी डिमांड आ रही है कुछ, तो उस पर जो भी आप रिवाइज इनवॉइस इशू करोगे उस पर आपको लिखना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। Section 74, 129 and 130 deal with tax liability, detention and release of goods during transportation and confiscation of goods or conveyance respectively in cases of fraud or non-compliance। आओ देखो, provisions where tax invoices not required to be issued, ठीक है। तो no tax invoice for low value supplies। देखो, registered persons except those supplying services related to cinema admission and multiplex screens need not issue a tax invoice if the value of goods or services supplied is less than 200 rupees, the recipient is unregistered and the recipient doesn't demand an invoice। Instead, a consolidated tax invoice can be issued at the end of each day for such supplies। ठीक है। तो अगर आपने किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए और उसकी वैल्यू 200 से कम है और उसको टैक्स इनवॉइस ना तो चाहिए और ना ही वो उसको इनवॉइस वो मांग रहा है, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें हो गई। Registered persons except those supplying related to cinema admission and multiplex screens, इसको जाने दो आप। Registered persons need not issue tax invoice if the value of goods or services supplied is less than 200, अगर 200 से कम है। Recipient unregistered है and the recipient doesn't demand an invoice, और recipient को invoice चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो फिर आप एक consolidated invoice issue कर सकते हो। Instead, a consolidated tax invoice can be issued at the end of each day for supplies। Applicability to bill of supply, these provisions also apply to the issuance of a bill of supply। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ना रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप कैसे दे सकते हो, तो ये है allows for consolidated revised tax invoice for unregistered recipients and interstate supplies। तो ये उसी का वो है कि भाई लिमिट्स वगैरह हैं क्या, ठीक। अब हम लोग आते हैं रिसीट वाउचर पर। रिसीट वाउचर तो ये क्या होता है? अगर आपको एडवांस मिल गया, आपने सप्लाई तो की नहीं है, आपको कहीं से एडवांस मिल गया, आपको अपने रेसिपिएंट से एडवांस मिल गया, आपने सप्लाई तो की नहीं है। आपने अगर सप्लाई नहीं की है तो क्या आप इनवॉइस इशू कर सकते हो? नहीं। तो आप क्या इशू करोगे? पैसा मिल गया, कुछ रसीद तो दोगे। इसी रसीद को रिसीट वाउचर कहा जाता है। तो issuance of receipt voucher for advances, registered persons who receive advance payments for goods or services must provide a receipt voucher or a document showing payment details। Contents क्या होते हैं इसमें? The receipt voucher should include supplier and recipient details, a unique serial number, date of issue, description of goods or services, advance amount, tax rates, place of supply, signature और digital signature। Rate of tax and nature of supply for undetermined cases। अगर ये होता है, पता ही नहीं चल पाता है कि भाई ये किस चीज के लिए मिला है, ठीक है। अगर पता नहीं चल पाता है कि एडवांस जो है वो किस चीज के लिए मिला है, तो फिर नेचर ऑफ सप्लाई IGST मान ली जाती है और रेट ऑफ GST 18% का मान लिया जाता है। If the tax rate or nature of supply is undetermined at any time at the time of receiving the advance payment, a flat tax rate of 18% should be applied and it will be treated as interstate supply। Refund voucher, issuance of refund voucher for advances refunded। अगर मुझे एडवांस मिला तो मैंने रिसीट वाउचर इशू किया, अगर मैंने इस एडवांस को आपको वापस कर दिया तो मैं रिफंड वाउचर इशू करूंगा। तो when a registered person receives advance payment but no supply is made and no tax invoice is issued, a refund voucher can be issued to the person who made the payment। Contents of the refund voucher, the refund voucher should include supplier and recipient details, a unique serial number, date of issue, reference to the receipt voucher, description of goods or services, refund amount, tax rates, place of supply and signature और digital signature। आओ देखो, invoice requirements in case of reverse charge। reverse charge के केसेस में invoice कौन इशू करेगा?
ठीक है, मैंने कहीं से सामान खरीदा, मैंने कहीं से सपोज लॉयर की कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, अब मेरे को ही जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज में, अब इस पे इनवॉइस कौन जनरेट करेगा, कैसे होगा? बायर टू प्रिपेयर एन इनवॉइस फॉर परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर और अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब अब मुझे ही इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। If a registered person is liable to pay tax and reverse charge, they must issue an invoice for goods or services received from an unregistered supplier. Payment voucher issuance. A payment voucher must be issued at the time of making the payment to the supplier containing essential details. Payment voucher मेरे को बनाना पड़ेगा. Additional requirements for goods transport agencies में क्या है? तो GTAs can issue a tax invoice or an alternative document for services provided. The alternative document must include details like gross weight of the consignment, consignor and consignee names, goods carriage registration number, goods details, place of supply, GST-IN of the person liable for tax and other required information. तो ये कुछ चीजें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। आओ बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज और कॉम्पोजिशन स्कीम, तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूं एज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मैं नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं हूं, या मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा हूं या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो बिल देना पड़ेगा, इसी बिल को बिल ऑफ सप्लाई कहा जाता है। तो registered person supplying exempted goods या services or operating under the composition scheme issue a bill of supply instead of a tax invoice. The bill omits tax rate and amount information. ठीक है। Exception for low value supplies. A bill of supply is not required if the value of supplies is less than 200 rupees subject to certain conditions. अब कुछ स्पेशल केसेस में देखो कि टैक्स इनवॉइस किस तरह से इशू की जाती है। सबसे पहले relaxation from tax invoice issuance for notified services. The government can specify categories of services or suppliers where tax invoices are mandatory through notifications along with the details of time and manner. आओ देखो, notified suppliers with options. Certain suppliers like insurers, banks, etc. can issue a consolidated monthly tax invoice without serial numbers or recipient addresses. ठीक है, क्योंकि ये लोग पता नहीं कितने सारे कस्टमर्स को दिन भर में कितनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हर सर्विस के लिए वो टैक्स इनवॉइस इशू करने लग जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन लोगों को बोला गया कि आप ना महीने के एंड में कंसोलिडेटेड मंथली टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, सीरियल नंबर्स वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। GTAs have additional requirement for issuing alternative documents. So GTAs को यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी इशू करने पड़ते हैं। टिकट एज इनवॉइस फॉर पैसेंजर इंफॉर्मेशन। तो अब जैसे बस का टिकट है, अब मैंने टिकट लिया तो रोज कितने लोग बस में ट्रैवल करते हैं, तो वो बस का कंडक्टर टैक्स इनवॉइस बनाते बनाते पगला जाएगा, राइट। तो इसलिए वो जो भी टिकट दे रहा है उसी को इनवॉइस मान लिया जाता है। तो ticket issued by suppliers offering passenger transport services serves as a tax invoice without the need for serial number, recipient address or signature as per the Income Tax Act. इलेक्ट्रॉनिक टिकट और फॉर एज इनवॉइस फॉर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, तो अगर आप मूवी थिएटर में जाते हो और वहां पर आप बॉक्स ऑफिस के सामने खड़े होकर टिकट्स खरीदते हो, तो फिर वहां पर भी कितने लोगों को वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? तो जो भी आपका टिकट है उसी को मान लिया जाता है कि वही आपकी इनवॉइस है। तो suppliers providing cinema admission services in multiplex screens must issue electronic tickets which are considered tax invoices. The tickets don't require recipient details but must contain other specified information. ठीक है, आओ देखो, अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विदाउट इशू ऑफ एन इनवॉइस, केसेस फॉर डिलीवरी चालान इंस्टेड ऑफ इनवॉइस। तो इन केसेस में इनवॉइस की जगह पर अगर आपने डिलीवरी चालान भी दिया तब भी चलेगा। Consignor can use a delivery challan instead of an invoice in specific situations. Challan should have a unique serial number used when supplying liquid gas, transporting goods for job work, testing or other cases notified by the board. तो इन केसेस के लिए इनवॉइस की जगह चालान चलेगा। डिलीवरी चालान में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए? डेट, नंबर, कंसाइनर, कंसाइनी डिटेल्स, HSN कोड, गुड्स डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स डिटेल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिग्नेचर। तो ये जो कंटेंट्स है ना, ये मोटा मोटी हर एक के लिए सेम से ही होते हैं। तो आप अगर इनमें आपने कुछ कुछ याद रख लिया ना, जैसे बिल में भी आप इमेजिन करो, बिल में क्या क्या होता है? डेट होता है, नेम होता है, सप्लायर की डिटेल्स होंगी, रेसिपिएंट की डिटेल्स होंगी, GST INs वगैरह होंगे। ठीक है, तो अमाउंट होगा, वैल्यू होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्स का रेट होगा, फाइनल वैल्यू होगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक, 3 कॉपीज ऑफ डिलीवरी चालान, तो ये प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट होता है, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट फॉर कंसाइनर। डिक्लेरेशन, ई-वे बिल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग अ डिलीवरी चालान। Tax invoice after delivery, तो supplier must issue tax invoice if not done during goods removal. Goods transported in CKD, SKD और batches और lots. CKD क्या होता है? Completely knocked down, और SKD क्या होता है? Semi knocked down. ठीक है, कंप्लीटली नॉकडाउन मतलब सिर्फ पार्ट्स लेकर जा रहे हैं, वहीं पर जाकर बनाएंगे, और सेमी नॉकडाउन होता है थोड़ा थोड़ा भी बना लिया, वहां पर जाकर असेंबल करेंगे। ठीक,
तो कंप्लीट इनवॉइस बिफोर फर्स्ट कंसाइनमेंट, सब्सिक्वेंट विद डिलीवरी चालान, ईच कंसाइनमेंट विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस। तो जब ये इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पहले ही लॉट के साथ कंप्लीट आपको इनवॉइस बनानी होगी, बाकी जितने भी लॉट्स आएंगे वो डिलीवरी चालान के साथ आ जाएंगे, और जो जितना भी बाकी वाले जो जो भी लॉट्स आएंगे वो जो इनिशियली इनवॉइस जनरेट की थी उसकी कॉपी के साथ आएंगे। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। सप्लायर्स ऑफ ज्वेलरी ट्रैवलिंग फॉर अप्रूवल बाय बायर्स कैन यूज अ डिलीवरी चालान एंड इशू टैक्स इनवॉइस अपॉन सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाईज अट्रैक्ट इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया है, यहां पर ये है कि अगर आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हो, अगर आप ज्वेलरी अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर लेकर जा रहे हो तो फिर आप एक चालान के थ्रू लेकर जा सकते हो, और जब सप्लाई हो जाए तब आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। गाइडलाइंस फॉर आर्ट वर्क सप्लाई इन जीएसटी, तो अब यहां पर क्या हो गया, आर्ट वर्क भी जब जाते हैं तो बेसिकली सेल और अप्रूवल बेसिस की तरह से ही जाता है कि मैंने आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग भेज दिया, वहां पर किसी को पसंद आ जाएगी तो खरीद लेगा, नहीं पसंद आएगी नहीं खरीदेगा। तो आर्टवर्क ऑन अप्रूवल बेसिस, तो कैन यूज डिलीवरी चालान, इशू टैक्स इनवॉइस अपॉन सप्लाई। इंटरस्टेट आर्टवर्क सप्लाईज, तो इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा यानी आईजीएसटी लगेगा। सप्लाई टू गैलरीज नॉट कंसिडर्ड सप्लाई, टैक्स पेड बाय बायर अपॉन सिलेक्शन। ठीक है, तो जब आपने गैलरी में भेजा तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, जब आपकी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई तब आपको टैक्स पे करना होगा। गुड्स सेंट या टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन, देखो इसको सप्लाई नहीं माना जाता, तो इसमें क्योंकि इसमें कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, आप बस एग्जीबिशन के लिए लेकर जा रहे हो। रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं। सप्लाई डीम्ड टू अकर इफ नॉट सोल्ड और ब्रॉट बैक विद इन 6 months। ठीक है, अगर बिकी नहीं है और 6 महीने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर वापस भी नहीं आई है तो मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गई। टैक्स इनवॉइस इशूड व्हेन गुड्स नॉट ब्रॉट बैक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको वापस नहीं लेकर आए, एग्जीबिशन के लिए लेके गए थे और एग्जीबिट हुए ही जा रहा है 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको वापस नहीं लेकर आए तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। रिफंड क्लेम्स पॉसिबल अपॉन सप्लाई। Facility of digital payment to the recipient, देखो government can specify electronic payment methods for registered individuals. Recipient given choice based on government recommendations, payment conditions and restrictions determined by the government, तो ये बेकार की चीज है। Prohibition of unauthorized collection of tax, ये देखो unregistered person not to collect tax, तो unregistered person जो भी होता है वो आपसे जीएसटी बोल के कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स एज पर द एक्ट एंड द रूल्स। अमाउंट ऑफ टैक्स इंडिकेशन, तो टैक्स अमाउंट मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द डॉक्यूमेंट्स व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स पेमेंट। टैक्स अमाउंट इज पार्ट ऑफ द सप्लाई एंड पार्ट ऑफ द सप्लाई प्राइस। ठीक, अब आइए टैक्स इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सारे जितना भी हम लोगों को रिवाइज करना तो हम लोग कर चुके हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बुक से कर सकते हो। क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के बारे में आप लोगों को अब बात करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाता है? क्रेडिट नोट फॉर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई। सिचुएशंस फॉर इशुएंस क्या है? ओवर वैल्यूएशन, एक्सेस टैक्स चार्ज्ड, रिटर्न्स और डेफिशिएंट गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, क्रेडिट नोट हम लोग कब इश्यू करते हैं? क्रेडिट नोट हम तब इश्यू करते हैं जब हमारा बिका हुआ माल वापस आ जाता है। ठीक है, जब हमारा बिका हुआ माल वापस आ जाता है, क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब हमारा माल वापस आ जाता है तो हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हम डेटर को अब क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम अगर उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो हम उसको एक नोट देंगे, हम बताएंगे कि देखिए हम आपको क्रेडिट कर चुके हैं, इसी को क्रेडिट नोट कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब हमें अपने पास से कोई सामान उसको वापस देना होता है, मतलब या पैसा देना होता है या कुछ भी होता है, तो उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है, क्रेडिट नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवर वैल्यूएशन, अगर मैंने उससे ज्यादा पैसा चार्ज कर लिया था, मतलब मैं जो भी वैल्यू थी उससे ज्यादा में मैंने उसको डेबिट कर दिया था, तो अब सेम वैल्यू पर लाने के लिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मैं क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। अगर मैंने उससे ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया था तो टैक्स की वैल्यू कम करने के लिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मैं उसको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। अगर वही रिटर्न्स वाला मैं आपको बता ही चुका हूं, डेफिशिएंट गुड्स या सर्विसेज, मैंने उसको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की, उसको पसंद नहीं आई है, वो वापस करना चाहता है, वो वापस करेगा तो मैं उसको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इश्यू होगा। रजिस्टर्ड पर्सन इश्यूज अंडर सेक्शन 34(1). डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट इन रिटर्न, तो ये फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है। देखो, डिक्लेयर्ड इन रिटर्न बाय 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो क्रेडिट नोट की डिटेल्स आपको यहां पर देनी पड़ेंगी 30th नवंबर तक, या फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, जो भी ड्यू डेट नहीं, एनुअल रिटर्न डेट के डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर 30th नवंबर व्हिचएवर इज अर्लियर। टैक्स लायबिलिटी एडजस्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नॉट रिड्यूस्ड इफ टैक्स पास्ड ऑन।
सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस द आउटपुट टैक्स इफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी उसको इनवॉइस दे चुके हो, अगर आपने क्रेडिट या डेबिट नोट, अगर आपने क्रेडिट नोट इश्यू नहीं किया है, आप ऑलरेडी इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन कर चुके हो, तो अब आपको अपनी आउटपुट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट लायबिलिटी से कम करना चाहते हो तो आपको पहले क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट्स, नो क्रेडिट नोट। तो सेकेंडरी डिस्काउंट्स आफ्टर सप्लाई नॉट रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आफ्टर सप्लाई के बाद जो भी डिस्काउंट्स होता है, क्या उसको माइनस करने की परमिशन मिलती है आपको? नहीं, वो वैल्यू से माइनस कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप उसको, वो उससे आपकी आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस होते नहीं है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट नोट नहीं इशू करना होता है। फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स में एडजस्ट सप्लाई वैल्यू। डेबिट नोट के बारे में बात करते हैं। तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट फॉर अंडर वैल्यूएशन और अंडर चार्ज्ड टैक्स। ठीक है, मान लो मैंने आपको जो वैल्यू थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी 10,000 का माल, मैंने इनवॉइस में दिखा दिया 7,000 का। ठीक है, तो अब मैंने इनवॉइस आपको इशू की 7,000 की, लेकिन एक्चुअल में मेरे को आपसे 10,000 लेना है, तो मैं 3,000 रुपए का डेबिट नोट दे दूंगा। या अगर मैंने आपको आपसे कम टैक्स चार्ज किया है, तो बचे हुए टैक्स वाले पोर्शन के लिए मैं आपको डेबिट नोट दे दूंगा। इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 34(3) contains financial year supply details. Details of debit note in return, declared in return, adjust tax liability. Debit note includes supplementary invoice. Contents of credit and debit note क्या होगा? तो suppliers details, nature, serial number, date, recipients details, corresponding invoice details, value, tax rate, signature वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, आइए ई वे बिल के बारे में बात करते हैं। Abolishment of check posts. तो GST removed check posts for smooth goods movement. Introduction to e-way bill system. E-way bill system for goods movement compliance applied interstate since 1st April 2018, gradually for intrastate. ठीक, प्रोसेस क्या है? प्री ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सबमिशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हो। एक्नॉलेजमेंट नंबर एज वैलिड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, जनरेट होता है, वो आपका वैलिड ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। Uploading details on common portal. Taxpayer uploads transaction data to the common portal. Generates verifiable document for all involved parties. E-way bill होता क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं वे बिल क्या होता है। तो वे बिल इज अ शिपमेंट डॉक्यूमेंट विद द सेंडर रिसीवर रूट डिटेल्स। ठीक है, तो अब वे बिल बेसिकली एक शिपमेंट डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वे बिल के थ्रू जाती है। उसमें सेंडर रिसीवर रूट डिटेल्स, सेंडर की डिटेल्स होती हैं, रिसीवर की डिटेल्स होती हैं, रास्ते की डिटेल्स होती हैं। ई वे बिल क्या है? डिजिटल वे बिल फॉर गुड्स मूवमेंट कंप्लायंस। ठीक है, तो ई वे बिल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ठीक, जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी पोर्टल, अपलोडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्टर। तो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टर है वो जनरेट करके इसको अपलोड करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई वे बिल? Purpose of e-way bill is electronic evidence for goods movement, records, verifies goods details for odd parties. So ये A और B होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका A और B होना चाहिए था, ये 4-5 नहीं होना चाहिए था, A और B होना चाहिए था, कोई बात नहीं। बेनिफिट्स ऑफ ई वे बिल क्या है? Benefits of e-way bill: eliminates check posts for smoother transit, speeds up goods movement, reduces delays, improves turnaround time, cost savings. अब इसको elaborate करके आप अपने आप से लिख सकते हो जिस तरह से भी बुक में दिया हुआ है। Generating an e-way bill. तो देखो, e-way bill form and portal generating using form EWB01 on www.ewaybillgst.gov.in. Multiple modes of generation होते हैं इसमें। वेब पोर्टल है, एंड्रॉइड ऐप है, SMS है, बल्क अपलोड टूल है, API इंटीग्रेशन वगैरह है। Accessibility to suppliers, recipients, transporters. तो SMS facility for generating, cancelling, updating of e-way bills है। Registration requirement है, तो registered GST persons on portal, transporter enrollment of e-way bill, ये आपका आ जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो आपको ई वे बिल कैरी करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफाइड कन्वेंसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस वेरीफाई गुड्स मूवमेंट। ठीक है, तो उसमें ई वे बिल में आपको वो गुड्स की सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। Validation of e-way bill, documents details verified as prescribed, ensures authenticity and accuracy. ठीक है। Transit check of e-way bill, तो proper officers conduct transit checks। मतलब क्या होता है? बीच बीच में कोई भी proper officer कभी भी रुकवा के चेक्स करवा सकता है। Documents inspection cooperation required। तो वहां पर फिर एक ट्रांसपोर्टर से रिक्वायर्ड है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी दे, मतलब ई वे बिल दिखाए कि हाँ देखो जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ वो ई वे बिल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, और जो भी मेरा जो भी सामान वगैरह लेकर जा रहा हूँ वो कायदे से लेकर जा रहा हूँ। कन्वेंस डेफिनेशन देखो, कन्वेंस इंक्लूड्स अ व्हीकल, वेसल और एन एयरक्राफ्ट। देखिए इधर,
इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो क्या क्या है, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज, अगर 50,000 से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड पर्सन्स टू प्रोवाइड गुड्स इंफॉर्मेशन फॉर वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज अप्लाइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी, फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB01। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर मूवमेंट में क्या है, तो क्रूशियल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिफोर मूवमेंट स्टार्ट्स अप्लाइज टू ऑल मूवमेंट टाइप्स विद इन और बिटवीन स्टेट्स। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, क्योंकि ई वे बिल किसको जनरेट करना है, द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो कैसे पता चलेगा हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैं कह दूंगा नहीं मैंने तो नहीं कॉज किया मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, आप कह दोगे आपने, मैंने भी नहीं किया कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अब सप्लायर कब माना जाएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज किया हुआ, जब रजिस्टर्ड सप्लायर ट्रांसपोर्ट गुड्स कर रहा है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है तो माना जाएगा कि सप्लायर इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज कर रहा है तो माना जाएगा कि रेसिपिएंट इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो मूवमेंट माना जाएगा कि रेसिपिएंट कर रहा है, तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ठीक, आइए मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 15, मतलब जो सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला हमने पढ़ा था, तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स उसी तरह से कैलकुलेट की जाएगी और उसको इनवॉइस में डिक्लेयर किया जाएगा इंक्लूडिंग टैक्सेस बट नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहां पर बात की कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है, अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। आओ देखते हैं यहां पर special situations where e-way bill needs to be issued even if the value of consignment is less than 50,000 rupees. तो interstate transfer by principal to a job worker, तो e-way bill required regardless of the consignment value generated by principal or job worker if GST is registered. ठीक है, if GST is registered, अगर job worker GST registered है तो फिर principal को generate करना पड़ेगा। Interstate transfer of handicraft goods by exempt person, तो e-way bill required irrespective of the value applies to exempted persons under GST registration. बिल टू शिप टू में क्या होगा, इन बिल टू शिप टू मॉडल ए जो है वो गुड्स ऑर्डर करता है बी से और वो कहता है कि डायरेक्टली सी को भेज दो, बी जो है वो सी को शिप कर देता है ए के बिहाफ पर और सी इज द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। तो बी जो है वो बिल बनाएगा ए के नाम पर, लेकिन माल किसको मिलेगा, माल मिलेगा सी को। टू सप्लाईज एंड टैक्स इनवॉइसेस इन्वॉल्वड, इनवॉइस 1 बी इनवॉइसेस ए फॉर सप्लाइड गुड्स, बी जो है वो ए को इनवॉइस करेगा and invoice to A invoices C for received goods. ठीक, CGST rules 2017 allow A or B to generate the e-way bill for the entire transaction. Circular number this clarifies e-way bill requirements for DTA and SEZ units within the same state. तो सिंपल है, e-way bill में क्या इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करनी है, क्या इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होती है। e-way bill form GST EWB01 has two parts. Part A, details like GST IN of supplier and recipient, delivery place, document info value, HSN code, reason for transport for consignment over 50,000 rupees. And Part B में transport details आती है including transported info and vehicle number for road transport. इसके कुछ exceptions हैं। Part A info can be filled by others. Others मतलब transporter, e-commerce operator या courier agency अगर उनको authorization दी हुई है तो। ठीक है, mandatory e-way bill generation पे आओ। देखो, registered person transporting goods by road must generate the e-way bill. If not generated and goods handed to the transporter, the registered person provides transporter info. For rail, air or vessel transport, the registered person generates the e-way bill. Rail transport के लिए e-way bill not needed during transit but must be produced during delivery. Optional generation, e-way bill can be generated even if the consignment below 50,000. Unregistered persons can generate e-way bills. Unregistered supplier to the registered recipient. Recipient is considered the cause of movement if known during the goods movement. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें मेरे समझाने का असर कुछ है नहीं, ये पूरा थ्योरी है और पूरा का पूरा प्रोसीजरल पार्ट है। तो दिस इज अ चैप्टर जहां पर मेरे समझाने का एक्चुअली कुछ भी नहीं है। देखो सर, When conveyance details in part B are not mandatory, तो अभी हम लोगों ने बात की ना कि ई-वे बिल में दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में सप्लायर वगैरह की डिटेल्स होती हैं, पार्ट बी में कन्वेयंस और ट्रांसपोर्टर वगैरह की डिटेल्स होती हैं। तो देखो, e-way bill for road transport is valid when part B details are furnished except for specific short distance scenarios within a state or union territory less than or equal to 50 kilometers. Exception 1,
Consigner to transporter. No conveyance details needed if goods moved from consigner's place to transporter for further transport over a short distance. तो short distance यानी 50 किलोमीटर से कम के लिए अगर कंसाइनर की जगह से ट्रांसपोर्टर के पास जा रहा है सामान उठकर, तो ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं है. Exception 2, transporter to consignee, no conveyance details needed if goods moved from transporter's place to the consignee as a final destination over a short distance. तो बेसिकली 50 किलोमीटर से कम का है अगर, तो कंसाइनी तो सॉरी ये अगर ट्रांसपोर्टर की प्लेस से कंसाइनी पर भी जा रहे हैं, हाँ कंसाइनी पर भी जा रहे हैं, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिक ई वे बिल नंबर्स. देखो, after creating the e-way bill, a unique EBN is provided to the supplier, recipient and transporter on the portal. तो आप e-way bill जब जनरेट करते हो तो आपको उसका एक यूनिक नंबर भी मिल जाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन कन्वेंसेस, तो ई-वे बिल अगर आपको अपडेट करना पड़ेगा. अगर आपने बीच में ऐसा किया कि आपने किसी एक कन्वेंस से अपना माल भेजना शुरू किया और बीच में उस कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में माल जा रहा है, तो आपको अपने ई-वे बिल को अपडेट करवाना होगा. If goods move between vehicles during transport, the consigner, recipient or transporter must update conveyance details in Part B of the e-way bill on the portal. Assignment of e-way bill number to another transporter. So consigner, recipient or transporter who filled Part A can assign the e-way bill number to another transporter. Once transporter updates Part B, the original consigner cannot assign the e-way bill. Multiple consignments in one conveyance. देखो, transporter can indicate e-way bill serial numbers for multiple consignments of the portal and generate a consolidated e-way bill form GST EWB 02. अगर आप मल्टीपल कंसाइनर्स का सामान लेकर जा रहे हो तो फिर आप एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो. A consolidated e-way bill includes multiple e-way bills for different consignments in a single vehicle. It simplifies transportation when multiple consignments have different senders and recipients. Okay. Transporter to generate e-way bill. देखो, if consigner or consignee hasn't generated an e-way bill and total goods value exceeds 50,000 rupees, transporter generates e-way bill for interstate supply. ठीक है, तो interstate supply के लिए हो जाता है. Transporter can generate e-way bill based on invoice, bill of supply or delivery चालान. Provisions of rule this not yet implemented. आओ देखो, e-way bill information for GST returns. Part A information. Part A information inform GST EWB01 is available to the registered suppliers for GSTR1 filing. Unregistered suppliers receive electronic notifications about their e-way bills. Cancellation of e-way bills. आइए देखिए, e-way bill can be electronically cancelled if goods aren't transported as per e-way bill details. Cancellation within 24 hours of generating the e-way bill. Cannot cancel if already verified in transit as per Rule 138B. Valid for 15 days, allowing updates to Part B in this period. Cancelled e-way bill becomes invalid for transportation. ठीक, देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, दिस इज इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है. तो वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. 200 किलोमीटर्स फॉर वन डे रोड या फिर 20 किलोमीटर्स फॉर वन डे फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो और शिप. ठीक है, तो या तो 200 किलोमीटर्स पर डे या तो 20 किलोमीटर्स पर डे. 20 किलोमीटर्स ओवर डायमेंशनल के लिए. देखो, कमिश्नर कैन एक्सटेंड वैलिडिटी फॉर सर्टेन गुड्स. Transporter can extend validity within 8 hours of expiry. Validity starts when first entry in Part B is made. देखो, relevant date is the date when the e-way bill is generated and the validity period is counting from the time of generation. Each day is considered valid until midnight of the following day. Examples देखो, if an e-way bill is generated at 004 hours, मतलब रात के 12:04 on 14th March, first day would end midnight on 15th-16th March. ठीक है, तो 15-16 की रात को, मतलब 15 तारीख को 14 मार्च की एकदम सुबह सुबह जनरेट हो गया, सुबह 12:04 पे. तो अब 15 तारीख की रात को 11:59 पे, मतलब 15-16 की जो रात होगी वहां पर एंड होगा. एंड सेकेंड डे वुड एंड एट मिडनाइट 16-17 मार्च एंड सो ऑन. इफ एन ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 23:58 आवर्स ऑन 14th मार्च. ठीक है, मतलब रात को 11:58 पर. अगर 14 मार्च को, यहां पर हमने बात की कि 14 मार्च को सुबह 12:04 पे, यहां बात करें 14 मार्च को रात को 11:58 पे. द फर्स्ट डे वुड एंड एट मिडनाइट ऑन 15-16 मार्च. सेम. ठीक है, मतलब 14 तारीख को अगर आपने किसी भी समय जनरेट किया तो वो 15-16 की मिडनाइट को ही एंड होगा. एंड द सेकेंड डे वुड एंड एट मिडनाइट 16-17 मार्च एंड सो ऑन. Validity isn't pre-calculated for subsequent para B entries. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हो.
Agni Limited, a registered supplier, wishes to transport cargo by road between two cities situated at a distance of 368 kilometers. Calculate the validity period of e-way bill under Rule 138(10) of CGST Rules 2017 for transport of said cargo. तो क्या ये 200 क्या ये चलो ठीक है, if it is over dimensional cargo और otherwise, चलो दोनों के लिए बता रहे हैं आपको। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर पर डे आता है और नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 200 किलोमीटर पर डे आता है, राइट। तो अब ये सही है। तो इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल इज 1 डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट अप टू 20 किलोमीटर्स एंड 1 एडिशनल डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर। दस वैलिडिटी पीरियड इज 1 डे प्लस 18 डेज। प्लस 18 डेज कैसे आया? आप 368 माइनस 20 करो, 368 माइनस 20 करो, कितना आता है? 348 आता है। 348 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 348 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, तो 20 किलोमीटर तक का तो एक दिन है। और उसके बाद 348 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया? 17.4 आ गया। 17.4 यानी 18, तो 1 डे प्लस 18 डे, 90 डेज। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 368 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 18.4 विच इज बेसिकली 19। लेकिन आप उसको इसी तरह से करो जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि पहले 20 किलोमीटर के लिए 1 डे और उसके बाद वाले जितने भी किलोमीटर है उसको डिवाइडेड बाई 20 करके नंबर ऑफ डेज। ठीक, अगर यहां पर ये नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 200 किलोमीटर तक एक डे माना जाएगा, तो 200 किलोमीटर तक 1 डे और फिर 368 माइनस 200, 368 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, तो ये कितना आ जाएगा? 0.84 यानी एक ही दिन आ जाएगा। तो 1 डे प्लस 1 डे यानी 2 डेज। ठीक, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल देखो। Details of e-way bill made available to the supplier or recipient. Supplier or recipient can accept or reject the consignment through the portal. Deemed acceptance if by recipient if no communication within 72 hours. So if the recipient does not communicate their acceptance or rejection of the details within 72 hours after they have been made available to him on the common portal, it will be considered that he has accepted the said details. Validity in other states. देखो, the e-way bill that is generated according to Rule 138 of the Goods and Services Tax Rules, whether it is generated in one state or other, is valid for transportation of goods in every state and union territory. Other important points क्या हैं? An e-way bill is not considered valid if it does not have a vehicle number mentioned on it. It is important to include the vehicle number associated with the transportation of goods, obviously. Once an e-way bill is generated, it cannot be edited or modified for any mistakes. However, it can be cancelled within 24 hours of its generation if there is a need to do so. तो modification या rectification नहीं हो सकता, पर cancellation हो सकता है। तो आप cancel करके नया e-way bill generate कर सकते हो। The e-way bill can be updated with the vehicle number multiple times. If there are changes in the vehicle that is carrying the goods, the updated vehicle number should be mentioned in the e-way bill. It is important to have the correct and latest vehicle number mentioned in the e-way bill. This ensures that information matches with the actual vehicle that is transporting the goods. If the e-way bill is checked by the concerned department, the vehicle number mentioned should match with the vehicle carrying the goods. ठीक? Situation where e-way bill is not required to be generated. तो बहुत सारी चीजें Notwithstanding anything in this rule, no e-way bill is required to be generated in various situations, including transportation of specific goods like LPG for household use, kerosene under PDS, postal baggage, precious metals, currency, use, personal and household effects and more. अब इसमें more में एक amendment भी आया हुआ है, तो वो amendment मैंने आप लोगों को यहाँ पर नीचे bold में लिख कर दिया हुआ है। तो देखो क्या है ये? Jewelry, goldsmiths and silversmiths wares and other articles. इस पर आपको e-way bill generate करने की कोई जरूरत नहीं है, excepting imitation jewelry. इमिटेशन ज्वेलरी का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत है। इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, एक तो होता है कि वाकई आपने हीरो का हार पहन रखा है और दूसरा वो सिर्फ हीरो जैसा लग रहा है, वो एक्चुअली है नहीं। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई-वे बिल की जरूरत होती है। When goods are transported by non-motorized conveyance, तो जरूरत नहीं है। In certain movements specified under GST rules, जरूरत नहीं है। Transportation of specific exempted goods, transportation of goods like alcoholic liquor, petroleum crude, natural gas, etc. In case where supply of goods is treated as no supply, मतलब वही alcoholic liquor for human consumption. Transit cargo to नेपाल और भूटान, ये landlocked countries होती हैं, इनके आसपास की, इनकी जमीन के आसपास कोई पानी नहीं है, ये जमीन ही है चारों तरफ, तो these are landlocked countries। तो यहाँ पर अगर transit cargo मतलब अगर इनके थ्रू कुछ कार्गो गुजर रहा है तो इनको ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। Specific movements caused by Ministry of Defense, transportation by government entities like central government, local authorities for rail transport, movement of empty cargo containers, short distance movement for payment purposes, movement of empty cylinders for liquefied petroleum gas.
रूल 138 पर 8A पर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय ए पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। तो कन्वेंस का जो पर्सन इन चार्ज है उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दिस रूल आउटलाइंस द डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस दैट अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस मस्ट कैरी, व्हिच इंक्लूड्स इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाईज, डिलीवरी चालान्स, ई-वे बिल्स एंड RFID डिवाइसेस फॉर स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टर्स। इट आल्सो इंट्रोड्यूसेस द यूज ऑफ QR कोड्स विद इनवॉइस रेफरेंसिंग नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। आइए देखिए, whether carrying physical copy of invoice is compulsory during movement of goods in cases where suppliers have issued invoices in the manner prescribed under Rule 48(4) of the CGST rules, that is in case of e-invoices। अगर e-invoice issue की है तो फिर क्या physical copy of invoice carry करना compulsory है? Carrying a physical copy of the tax invoice is not compulsory if an e-invoice has been generated under Rule 48 of the CGST rules. The QR code with an embedded IRN can be presented electronically for verification by the proper officer. Next, Rule 138B देखो, verification of documents and conveyances. This rule allows authorized officers to stop and check vehicles carrying goods to verify e-way bills. It also mandates the installation of RFID readers for verification purposes. Physical verification can be conducted if there are suspicions of tax evasion. देखो, inspection and verification of goods. After inspecting goods in transit, proper officers must record summary reports online within specific time frames. If goods have already been physically verified during the transit, further verification is not required unless there are suspicions of tax evasion. Facility for uploading information regarding detention of vehicle. So transporters can submit information regarding the detention of vehicle if it is stopped and held for more than 30 minutes. And last is blocking of e-way bill generation facility. So this rule pertains to the blocking of e-way bill generation for certain categories of taxpayers who have not complied with GST filing requirements. It outlines conditions for unblocking e-way bill generation and authority of the commissioner in this regard. ठीक है, इसी के साथ हमारा टैक्स इनवॉइस, ये इनवॉइसिंग प्रोविजंस वाला चैप्टर भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि इसमें मेरे समझाने का एज सच कुछ है नहीं, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट्स थे तो उसके चक्कर में मैंने आपको पूरा ही बता दिया कि चलो ठीक है, जहां जहां पर भी अमेंडमेंट्स है एटलीस्ट यूल बी नोटिफाइड फॉर दैट, एटलीस्ट आपका ध्यान उस पर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहां पर अमेंडमेंट्स है, किस कॉन्टेक्स्ट में अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। बस अब इसका आप लोगों को, लेकिन इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोग बुक से कर लीजिएगा और डिटेल में पढ़ने के लिए भी आप लोग बुक से पढ़ सकते हो। बुक में प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।